अभी है और साथ में अपने लोगों को जो वहां पर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द भारत लाने की कोशिश भी जारी है, प्रयास किया जा रहा है। देवराज सर, अब यहां पर जो मौजूदा सवाल है उन तमाम चीजों पर तो हमने चर्चा की, लेकिन भविष्य कितना ज्यादा गर्त में जा सकता है नेपाल का, इसकी आशंका अभी से प्रबल होने लगी है। कोई भी अलग अलग मुल्कों की हम बात कर लें, लेफ्ट और राइट विंग के बीच जब लड़ाई होती है, विचारधारा की लड़ाई, और उनके साथ साथ उनकी पॉलिटिक्स जब टकराव लेती है तो वो देश के अंदर से लेकर अपने इंटरनेशनल रिश्तों पर भी प्रभाव उसका डालती है। जो यहां पर दो नए नाम हैं, मैं स्पेसिफिक इन दोनों के नाम को लेकर चर्चा कर रहा हूं। एक तरफ जिनके पास एक लंबा अनुभव था, कानून की जानकारी थी, और अभी जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, एक महिला नेतृत्व करती, अंतरिम तौर पर ही सही, तो शायद उन तमाम चीजों पर एक बेहतर विकल्प दे सकती, इसकी उम्मीद थी। दूसरा जो नाम है, उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में तो नेपाल को बहुत समृद्ध किया, सबल किया, पैर पर खड़ा किया, या एक दिशा दिखाई, लेकिन राजनीतिक ऊर्जा अगर उनके नाम पर सहमति बन पाती है तो कितनी दे पाएंगे नेपाल को, और साथ में पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते, क्योंकि जो विचारधारा है उसको लेकर सोशल मीडिया पर अभी से बातें शुरू हो गई हैं। जी हाँ अतुल जी, क्या हो रहा है कि किसी भी देश में ऐसी हालत में क्या होना चाहिए, किसी को डिसाइड करना पड़ता है। अब एक नेगेटिव फैक्टर भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे सुशीला कार्की का नाम अंदर आए या बालेंद्र शाह थोड़ा अभी आराम से बैठ गए हैं, या कुलमन गेशिंग हो, इनमें से जिसको भी बनाया जाएगा, आर्मी को एक नेगेटिव फैक्टर का एक अध्ययन करना पड़ेगा कि बाकी जो असंतुष्ट लोग हैं, क्या वो फिर से हजारों लोगों को लेकर स्ट्रीट्स जल से प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे, काठमांडू को की सड़कों पर उतर जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप जो असंतुष्ट ग्रुप है उसकी भीड़ को मोबिलाइज करने की जो क्षमता है उसका आप आकलन कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टेक्नोक्रेट को आप बना दें और जब जरूरत पड़े तो वो सड़क पर 10 लोगों को भी ना ला सके। इस तरह की थिंकिंग, थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग है, आर्मी को करनी पड़ेगी। जो भी ज्यादा भीड़ मोबिलाइज करके फिर से गदर या जो आगजनी है उसको फैला सकता है, वह ग्रुप या वह व्यक्ति अपने को थोड़ा ज्यादा मजबूत स्थिति में पाएगा, क्योंकि आर्मी नहीं चाहती है कि वो एक टेक्नोक्रेट या एक बुद्धिजीवी को प्राइम मिनिस्टर बना दे और उसके बाद फिर कल से दूसरे गुट जिनकी की जमीनी स्तर पर पॉलिटिकल पकड़ है, जिनके वर्कर्स नीचे धरातल पर हैं, वो 10,000 लोगों को लेकर फिर से पार्लियामेंट के सामने आ जाएं, इस बार आर्मी हेडक्वार्टर के सामने आ जाएं, फिर मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो नेगेटिव थॉट है, लेकिन नेगेटिव फैक्टर्स की भी हमेशा चिंता करनी पड़ती है। नेपाल के आर्मी चीफ जो हैं बहुत ही मैच्योर, परिष्कृत, सोफिस्टिकेटेड आर्मी चीफ हैं। मैं जानता हूं कि वह इस तरह का एक सरकार, अंतरिम सरकार बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें सारे असंतुष्ट गुटों को भी मौका मिले। कैसे बैलेंसिंग की जाती है दुनिया के दूसरे देशों में, मैं बताता हूं। क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया अंतरिम सरकार का, और दूसरा ग्रुप अगर असंतुष्ट है तो दूसरे ग्रुप से विदेश मंत्री या गृह मंत्री या वित्त मंत्री बना देते हैं, जिसको ज्यादा पावर दी जाती है। और जो असंतुष्ट ग्रुप के है उसको बता दिया जाता है कि यार प्राइम मिनिस्टर है लेकिन उसकी पावर कम रहेगी, ताकि जो असंतुष्ट ग्रुप है वो गृह मंत्रालय पाकर फिर से जानते हैं कि पुलिस हमारे नीचे है तो हम कंट्रोल में कर लेंगे, जजेस हमारे नीचे है हम कंट्रोल कर लेंगे। तो इस तरह से एक गिव एंड टेक करना पड़ता है, असंतुष्ट ग्रुपों को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ता है, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेपाल के वो करना पड़ेगा। जी, यानी एक सरकार या एक सिस्टम चलाने के लिए बैलेंस जरूरी है। उस बैलेंस में हो सकता है कि असंतुष्ट गुट को आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देना पड़े, जो कि किया भी जा चुका है अलग अलग देशों में। उसी बात का देवनाथ सर आप भी जिक्र कर रहे हैं। हाँ, सचिन मेरा सवाल आपसे है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको लगता है कि हाँ, एक पार्टी के तौर पर, पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, यूथ कांग्रेस से आप जुड़े हैं, नेतृत्व करते हैं, आपने खुद असंतोष और पीड़ा को वहां पर देखा कि महसूस कर रहे थे आप, लेकिन पार्टी के लोगों ने नहीं सुना, अब पूरा नेपाल पीड़ा में है, लेकिन वो स्टेबिलिटी आपको दिखता है कि हाँ हो पाएगी। अब इस वक्त पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या है जो तमाम पार्टियों के बीच में वो एक धड़ा था, या फिर कह सकते हैं कि ग्रुप का या एक एज फैक्टर का असर था, उसमें चर्चा क्या है? अभी तो गुस्सा था पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, और ये गुस्सा निकल
पड़ा, और जो हमने वैंडलिज्म देखा, सब कुछ देखा, उसका एक पार्ट था। लेकिन अभी क्या है कि ये नई जनरेशन है, वो पुराने लोगों की, पुरानी दल की जो लीडर्स है उनको देखना नहीं चाहती है। आज भी मेरे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने एक स्टेटमेंट दी है, जी। बहुत सारे लोगों ने काफी उसको अच्छे तरीके से भी लिया, हम्म। और उन्होंने वीडियो स्टेटमेंट दिया है, और उन्होंने भी यही कहा कि मैं चाह रहा था कि बहुत कुछ बदलूं, लेकिन वो एस्टैब्लिशमेंट ऐसा था कि वो सुनने को तैयार ही नहीं था, तो हम पार्टी रिफॉर्म में लग जाएंगे, आप लोग सरकार चलाइए। ये था स्टेटमेंट हमारे महामंत्री का, हम्म। गगन थापा का। ठीक है, जी। तो अभी ऐसा है कि जेंजी को और आर्मी को तो ये पता ही होगा, आर्मी इज अ मैच्योर्ड फोर्स, जेंजी शायद उतने हैं नहीं, तो उनको भी ये समझना पड़ेगा कि ये जो पुराने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके पास नेपाल के 6700 वार्ड्स में से लगभग 6400 वार्ड्स इनके पास हैं। ठीक है, तो वो जमीनी तौर पर पावर अभी भी है पॉलिटिकल पार्टीज में, वो अभी शांत है क्योंकि उनको अभी वो स्पेस है नहीं। लेकिन ये नाराजगी भी हमेशा नहीं रहेगी, और व्हेन द डस्ट विल सेटल डाउन, जब वो फिर से आना शुरू करेंगे, या आप मान लो कि आर्मी और ये नई गवर्नमेंट में ने अगर चुनाव घोषणा भी कर ली, लेकिन अगर 3 बड़े दलों ने वो चुनाव को कॉन्टेस्ट करने से मना कर दिया, तो वो चुनाव कितना लेजिटिमेट रह जाएगा। तो आर्मी शायद ये जानती है कि किसी ना किसी तरीके से इस गुस्से के बावजूद हमें पुराने दलों को भी साथ लेके जाना होगा, और राष्ट्रपति जो है शायद वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना चाहते हैं, इसलिए नई ये लीडरशिप चुनने में इतना वक्त लग रहा है, और राइटली सो, क्योंकि कि अभी जितना गुस्सा था वो हो चुका है, जितना तोड़फोड़ होना था वो हो चुका है। अभी नेपाल को रिबिल्ड करना है, और रिबिल्ड हमेशा गुस्से से नहीं होती है, शांत होना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है, और अभी भी वो एक्सपीरियंस जो है वो पुराने दल में है। पुराने दलों पर अभी भी भरोसा है, राजा परिवार पर भी बहुत सारे लोगों को भरोसा है। शायद देवनाथ सर उस बात को बेहतर समझेंगे, बहुत सारी चर्चाएं उसको भी लेकर चल रही हैं, लेकिन जेनजी को सिर्फ जेनजी पे ही भरोसा है, ये बड़ी चुनौती है। सचिन, आप भी इस बात को समझते हैं? वो कहते हैं कि हमें किसी लीडर जो पुराने थे या कोई पार्टी जो पुरानी थी उनमें से किसी से उम्मीद है ही नहीं। वो पार्टियां, उस पार्टी के नेता, उस पार्टी के नेता के परिवार वाले, बच्चे हों बच्चियां हों, जिन लोगों ने हमें लूट लिया। हमारे यहां पर पानी नहीं है, खाना नहीं है, लेकिन उनके पास पहनने के लिए, दौड़ने के लिए, घूमने के लिए आलीशान चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है। और हमारी टेक्नोलॉजी जो हमको थी, जो अपने परिवार वालों से कमोबेश बात करने के लिए या उससे कुछ अर्निंग हो रही थी, उसको आपने बंद कर दिया। ये मूल वजह है। इसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो रही है कि बयान के बीच में, टकराव के बीच में, क्या जेनजी के लोग मानने को तैयार हैं कि हम बिल्कुल बटेंगे नहीं, वहां पर एकजुट रहेंगे। ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। जेनजी लीडर पुरुषोत्तम यादव का बयान है, सुशीला कार्की को पीएम बनाना चाहिए। उन्होंने समर्थन किया है, उनका कहना है कि एक अनुभवी नेता है, हो सकती हैं वो। समर्थन किया है पुरुषोत्तम ने कार्की के नाम का। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, नेपाल के युवाओं को खुद आगे आना चाहिए। यानी पुरुषोत्तम की बात अगर हम समझें, देवनाथ सर, इस पर मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए। सुना देते हैं कि उन्होंने सबसे पहले कहा क्या है। तो एक करप्शन के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था, और जो होना भी चाहिए, सब हर एक जगह के युवा को जागना चाहिए करप्शन के लिए। इधर नेपाल में 3% 4% लोग हैं जो सारा संपत्ति ले रखा है, और नेता तो सारा ही करप्ट है। हमारे साउथ एशिया में देख सकते हो आप, स्विस बैंक में हमारा 3रा नंबर पे नाम है। तो आप सोच सकते हो कि छोटा सा कंट्री का 3रा नंबर में स्विस बैंक में पैसा जमा हो रहा है, वो कहाँ से आ रहा है इतना पैसा। इसी रिगार्डिंग मैंने फर्स्ट वेकअप नेपाल कैंपेन से मैंने अपना टिकटॉक पेज पे स्टार्ट किया था इस कैंपेन को, और ये इतना घूम गया, और इतना युवा, और इधर नेपाल में सोशल मीडिया भी बैन लगा हुआ था। वी फुली सपोर्ट सुशीला कार्की जी। शी इज एक्स सुप्रीम कोर्ट जज। देवनाथ सर, आपने सुना पुरुषोत्तम यादव को कार्की के नाम का समर्थन कर रहे हैं, एकजुट करने की और अपील करने की वो बात कर रहे हैं, अपील कर भी रहे हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए। भाई, युवा बहुत सारे आगे आए, और 2 दिनों में नेपाल का क्या हाल हुआ आपने देख लिया। पहला कमेंट इस पर। दूसरा, जो एक और महत्वपूर्ण एंगल यहां पर निकल कर आया, पुरुषोत्तम ये भी कह रहे हैं कि नेता तो जो है वो सारे करप्ट है। यानी पुराने सारे नेताओं से, जेनजी या जेनजी से जुड़े नेता, उनको किसी को भी उम्मीद नहीं है। सचिन, इसका मैं आपसे भी जवाब लूंगा, लेकिन सबसे पहले देवनाथ सर, आपको यही नाउम्मीदी नए संकट पैदा करेगी। देखिए, संकट का समाधान जो है वो अलग अलग चरणों में निकलेगा। पहला चरण ये सोचना पड़े, अभी हम फिलहाल पहले चरण में क्या कर सकते हैं। हमें एक इस तरह की एक गवर्नेंस सेटअप करनी पड़ेगी जो कि इलेक्शन कमीशन को गाइड कर सके।
बहुत ही क्लियर है। दूसरे चरण में इलेक्शन कमीशन को फिर से संयोजित तरीके से एक इलेक्शन कराना पड़ेगा। और तीसरे चरण में है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इलेक्शन लड़के फिर से पावर में आना पड़ेगा। अब जेनजी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, तो इलेक्शन कमीशन जैसे ही गठित हो जाएगा उनको जल्दी से एक मौका देना पड़ेगा कि जेनजी क्या जल्दी से अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी, रजिस्टर कर पाएगी। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो ऐसे में जेनजी के कैंडिडेट वो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? क्या वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होके हर जगह से लड़ेंगे? तो उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर जेनजी के कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होकर हर जगह से लड़ेंगे तो उनका सीधा मुकाबला हो जाएगा नेपाली कांग्रेस के कैंडिडेट से। जेनजी के कैंडिडेट जो दूर दराज के गांव में, कस्बों में, छोटे छोटे जगह पर हैं, उनका सीधा मुकाबला हो जाएगा जो कैंडिडेट खड़ा कर रहा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। और जेनजी ने जोश दिखा के जो 3 दिन में किया, इसका मतलब ये नहीं कि कल जब दूर दराज के गांव में छोटे छोटे कम्युनिटीज में वोटिंग होगी, जो कि देखिए भारत में भी होता है, नेपाल में भी होता है कि वोटिंग पैटर्न जो होता है वो जात पात कम्युनिटी दूसरी वजह से हो जाता है, वहां आदर्श पीछे छूट जाते हैं। बिल्कुल। करप्शन गांव वालों के लिए बहुत छोटा सा एक मुद्दा बन जाता है। करप्शन अभी भी महसूस कौन करता है? अर्बन फिनोमिना है, पढ़े लिखे लोग महसूस करते हैं। तो क्या जेनजी के कैंडिडेट्स इतने सारे दूर दराज के गांव में जीत पाएंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के कैंडिडेट को हराकर या नेपाली कांग्रेस के कैंडिडेट को हराकर? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन वही एक ही जरिया है। तो इलेक्शन जल्दी से होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन को खड़ा करना पड़ेगा। कौन खड़ा करेगा? एक अंतरिम सरकार खड़ा करेगी। अंतरिम सरकार को कौन बनाएगा? आर्मी को गाइड करना पड़ेगा शुरुआती दौर में, जिसमें एक प्राधान्यता शायद ऐसे लोगों को मिल जाएगी अंतरिम सरकार में जो कि फिर से अगर असंतुष्ट हो जाते हैं तो परसों से फिर से बवाल कर सकते हैं। परसों फिर 10,000 लोग आ गए काठमांडू की सड़कों पर। ऐसे एक व्यक्ति को भी शांत रखना पड़ेगा, आर्मी को, उसको भी अंतरिम सरकार में एक महत्वपूर्ण स्थान देना पड़ेगा। थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग है लेकिन वास्तव थिंकिंग है। जी ठीक बात कही आपने कि नेगेटिव थिंकिंग है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन फिलहाल अभी यही है और इसके पैटर्न पर ही आगे बढ़ेंगे तो शायद कुछ एक दिशा मिल सकती है। डॉक्टर प्रमोद, इंटरनेशनल फोरम पर और जो आप लोगों की रिसर्च होती है, शुरुआत से लेकर अब तक जो हमने चर्चा की उसमें आपकी जो भूमिका थी, अब यहां पर नेपाल के अंदर नए लोगों का नेतृत्व, जिसमें जेनजी या जेनजी के अलग अलग गुट, उनकी क्या भूमिका होगी, क्या तय हो गया, कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा सेना के साथ मिलकर एक अंतरिम सरकार के दौर पर, वो सब कुछ अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए भविष्य के घर में है। लेकिन अगर ये स्टैब्लिश हो भी जाते हैं तो इंटरनेशनली कितनी चैलेंजेस वहां के लिए है, सिर्फ नेपाल के लिए नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्कों के साथ उनका रिश्ता बेहतर रहे, उनके लिए भी और उन मुल्कों के लिए भी, ताकि उनका दखल ऐसा ना हो या दबाव ना हो। देखिए, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज भारत की होगी, क्योंकि नेपाल और भारत के ओपन बॉर्डर है, रिलेशंस एकदम क्लोज है, तो बॉर्डर बंद करने की भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। और इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। आप देख रहे हैं बांग्लादेश में कैसे, जिस बांग्लादेश के फॉर्मेशन में इंडिया का एक भूमिका रही है और आज के दिन में सीधे उलट गई सारी चीज। तो लगता है कि इस चीज में भारत की सबसे ज्यादा चिंता की विषय होगी, क्योंकि जो न्यू पार्टियां और न्यू पावर ग्रुप जो उभर के आएगी उससे कैसे रिलेशन रखे, भारत के लिए वो चुनौती होगी। उसके साथ फिर अपने इन्वेस्टमेंट और सारे इंगेजमेंट कैसे समन्वय करे, वो बड़ी इंगेजमेंट होगी। और दूसरी साइड में फिर ये न्यू पार्टी जो होगी नेपाल में या न्यू गवर्नमेंट, उसको भी जो सेटअप करना होगा सारी चीज नए तरीके से, जो इंडिया के साथ इंगेजमेंट हो, क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री ये सब में उनका दखल और अवेयरनेस नहीं होगी। तो मुझे लगता है बहुत चैलेंज आने वाली है। उसके साथ साथ एक बहुत बड़े चैलेंज जो मैं देख रहा हूँ इकोनॉमिक पे होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जेनजी ने 2 करप्शन कंट्रोल लेके आई थी और गुड गवर्नेंस, उसमें डिलीवर करनी पड़ेगी। सिर्फ चुनाव के साथ साथ उनको दिखाना पड़ेगा कि हम अच्छे हैं और आगे चुनाव में उनके स्पेस बना ली। तो उसके लिए उसको काम करना बहुत चैलेंज हुई, क्योंकि गुड गवर्नेंस कैसे लाएंगे जब सारे चीज जला दिए गए, उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके सारे चीज को सेट करके वो अपने आप को अच्छे कैसे दिखाए, वो बड़ा चैलेंज होगा। तो गवर्नेंस का बात हो गया, करप्शन कंट्रोल का बात हो गया, वो अपने आप को अच्छे दिखाने के लिए उनके इंटरनल सपोर्ट सारी चीज जरूरत। मुझे लगता है इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आने वाली है इस आने दिन में। 2 साल मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग होगी।
चुनाव कैसे करें। चुनाव में भी नेपाल को हर समय बहुत ज्यादा बिल्कुल सही बात है, चैलेंजेस हैं। बहुत जल्दी से सचिन एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा, फाइनल कमेंट ही आपका होना चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आपने सुना कि जेनजी के कुछ लोग अपील कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, उस बीच में वो नाराजगी अभी भी दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें किसी पार्टी और पुरानी पार्टी और उनके नेताओं से अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। यह सबसे बड़ा इशू है, यह सबसे बड़ा चैलेंज है। आप खुद भी एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। ये अभी ये गुस्से वाली स्टेटमेंट है। मैंने पहले भी बताया है कि गुस्से वाली स्टेटमेंट से कुछ होगा नहीं। अभी के लिए वो लोग सुन रहे हैं, लेकिन जब आपको रिबिल्ड करना पड़ेगा तो एक डाइवर्स कंट्री में आप माई वे और द हाईवे नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आपको मेरे को जो पता है कि आर्मी ने जो पहला मीटिंग रखा था जेंजी ये लीडरशिप के साथ, तो आर्मी लीडरशिप ने भी कह दिया था उनको कि आप जैसा जैसा कहे सब कुछ वैसा भी नहीं होगा, आप लोगों को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी मैच्योर्ड पॉलिटिकली मैच्योर्ड आदमी जो है उसको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के सिर्फ कार्यालय जले हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर अभी गया हुआ नहीं है। उनके पास जो रिमोट एरियाज में संगठन है वो तो अभी भी बरकरार है। हाँ, नाराजगी है, वो अभी है, लेकिन नाराजगी सदा नहीं रहेगी। और जो समझना ये होगा कि अभी जितना हमें रिकंस्ट्रक्शन के लिए बजट चाहिए, जो मैच्योरिटी चाहिए, और आप चुनाव की बात कर रहे हो, चुनाव के लिए भी तो फंड चाहिए। चुनाव के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए वो तो सारे जले हुए हैं। आप लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस आप करवाओ, लोकल गवर्नमेंट बहुत सारी जगहों में जले हुए हैं, कोर्ट्स नहीं है, पुलिस स्टेशन नहीं है, तो रिबिल्ड कैसे करोगे? और ये अपने आप में चुनौती है। ये सेना भी इसको समझती है और पॉलिटिकल पार्टी जो कि पुरानी है वो भी समझती है, और शायद देर से ही सही लेकिन जेनजी या जेनजी से जुड़े लोगों को भी समझ में आएगा, और यही नेपाल के लिए भी बेहतर होगा, वहां के लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया देवनाथ सर आपका, सचिन आपका, डॉक्टर प्रमोद आपका। तो मौजूदा दौर में नेपाल में दरार अभी भी है, क्योंकि जेनजी जो कि एक नए नेपाल की तस्वीर दिखा रहा था उसके अंदर भी दरार है, और शायद इसकी वजह से ही यहां पर अभी कोई सहमति नहीं बन पा रही। उस सहमति की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास जरूर है। इधर बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का